Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis of 16th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 16 जून 2022। देखेंगे आज के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से भी एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे उस पर ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और डेली साथ ही साथ डिजिटल नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है केप ऑफ गुड होप को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है तो आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। इंडिया का जो टी बोर्ड है उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। इस टी बोर्ड को लेकर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, जो टी बोर्ड एक स्टैचुरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से अटैच्ड है। तीसरा स्टेटमेंट, जो टी बोर्ड का हेड ऑफिस है वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। चौथा स्टेटमेंट, यहाँ पर जो ये टी बोर्ड है इसका ओवरसीज़ ऑफिस आपको दुबई और मॉस्को में देखने को मिलेगा। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी के अंदर 3 और 4 है और फिर ऑप्शन डी बोलता है 1 और 4। तो इसका सही आंसर कौन सा है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना और सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। फ्रंट पेज पर यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल जिसको डिस्कस करना है और इम्पॉर्टेंट भी है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लंबे समय से 5G टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, कैबिनेट ने फाइनली एक अप्रूवल दे दिया है कि 5G की जो ऑक्शनिंग है वो जुलाई के एंड से स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली आर्टिकल में जो तारीख बताई गई है वो 26 जुलाई। 26 जुलाई से 5G की ऑक्शनिंग स्टार्ट होगी। अब ये ऑक्शनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो इंटरनेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब हम लोग यहाँ पर 5G के ऊपर काम कर रहे हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, ये जो 5G है इसके अंदर क्या होती है, एयर वेव्स होंगी, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो एयर वेव्स हैं जो टावर से निकल रही हैं वो यहाँ पर सरकार के अंडर में आती हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर ऑक्शनिंग करवाती है। ऑक्शनिंग मतलब उसके ऊपर बोली लगवाती हैं। अब बोली लगवाएंगे तो कौन उसके ऊपर बोली लगा देगा, तो बोली लगाने वाली आपको कंपनीज देखने को मिलती हैं, टेलीकॉम कंपनीज, जैसे कि यहाँ पर एयरटेल हो गई, ठीक है, बाकी हमारा जियो हो गया। ऐसे यहाँ पर और भी टेलीकॉम कंपनीज है, वो बोली लगाती हैं, वो यहाँ पर इसको परचेज़ करती हैं और फिर ये आपके घर तक पहुँचता है, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्शनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है कब से, जुलाई से। तो फाइनली इसका एक अप्रूवल मिल चुका है। तो अब यहाँ पर 5G को भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में सिंपल सी यहाँ पर तरीके से इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल चुकी है इस पूरे आर्टिकल को लेकर। अब करना क्या है, इस आर्टिकल का थोड़ा सा बैकग्राउंड कवर करना है, जैसे कि यहाँ पर इंटरनेट का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, तो इसको लेकर कुछ स्टैटिक सा पोर्शन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे जो 5G है, जी का मतलब क्या है, जनरेशन मोबाइल नेटवर्क के बारे में चर्चा की जा रही है। हुआ क्या था, पहले 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब फाइनली 5G। ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर ये इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ। अब जो 5G के अंदर इंटरनेट की स्पीड है ना वो कहीं गुना ज़्यादा है हमारे सारे के सारे जो पिछले जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है उनसे। एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें, सबसे पहली बार 1G को लेकर आया गया था 1980s के आसपास, ठीक है। 1G लॉन्च हुआ 1980s के आसपास। उस समय पर इंटरनेट का डेटा ट्रांसमिशन अलाउ हुआ ही नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल वगैरह हो सकती थी। फिर बाद में हम लोगों ने 1990s के आसपास 2G को लॉन्च किया। तब क्या हुआ, तब हमारे पास थोड़ा सा डेटा ट्रांसमिशन करने की पावर आई। अब वॉइस कॉल कर सकते थे प्लस थोड़ा सा डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते थे। फिर उसके बाद में 3G को लॉन्च किया है 2000 के आसपास। अब यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड आपको मिलने लगती है 1 Mbps से लेकर 2 Mbps की स्पीड आपके पास में आ जाती है।
अब आप क्या कर सकते थे, आप वॉइस कॉल के साथ साथ आप वीडियो कॉल्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी कर सकते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2009 के अंदर 4G को लॉन्च किया जाता है। 4G की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट आप देख पाते होंगे आज के टाइम पर काफ़ी सारे जो वाईफाईज़ हैं वो आपको 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड करवाते हैं इस 4G के अंदर में। तो 4G के अंदर एक हाईएस्ट स्पीड हम लोग को मिलने लगी है। लेकिन जो 5G है ना, वो 5G भी आप कह सकते हो 4G से कहीं गुना ज़्यादा हायर स्पीड का देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 4G की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1 Gbps के आसपास है, लेकिन जब आप लोग 5G की मैक्सिमम स्पीड देखते हो तो 5G की 20 Gbps के आसपास मैक्सिमम स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। 20 गुना ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगी 5G के अंदर, ठीक है ना। अब होता क्या है, 5G के अंदर आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम देखने को मिलेंगे, लो बैंड, मिड बैंड और उसके बाद यहाँ पे हाई बैंड। मतलब कि जो स्पीड है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। जैसे लो बैंड के अंदर 100 Mbps की स्पीड, देन उसके बाद यहाँ पर मिड बैंड होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और हायर बैंड होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा हाई स्पीड मिलने वाली है। वो बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ज़्यादा कोई यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ है नहीं। बाकी आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 5G को इम्प्लीमेंट करने पर क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिया ने फेस की है। सबसे पहली प्रॉब्लम देखो फाइबराइजेशन के अंदर आई। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको फाइबर की कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो पूरे इंडिया भर में फाइबर की कनेक्टिविटी होगी तो वहाँ पर इंटरनेट प्रॉपरली पहुँच पाएगा। तो फाइबर की कनेक्टिविटी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी पीछे हैं, उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उसको हम लोग अगर अपग्रेड करेंगे तो जाकर हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो ये इंटरनेट का कनेक्टिविटी पूरी तरह से पहुंच पाएगी। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा चैलेंज ये देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर में 5G का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। वो टाइम के साथ में धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, वो यहाँ पर आगे आने वाली बात है। इतना आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब इसी आर्टिकल के अंदर एक और बॉडी के बारे में चर्चा की गई है, वो है TRAI। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम से ही पता चल रहा है ये हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ को रेगुलेट करने का वर्क करती है। अब ये है क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं चीज़ों को एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से TRAI के बारे में चर्चा हमने की भी नहीं है, तो आज हम लोग करने वाले हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में 20 फरवरी को। अब जब इस बॉडी को बनाया गया तो एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था जिसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि जो इंडिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन है उसकी ग्रोथ को लेकर वर्क करना, हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ को रेगुलेट करके रखना। पहले यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये पूरी तरह से एक तरीके से मामला संभाला जाता था, बाद में इस बॉडी को बनाया गया। तो अब ये बॉडी यहाँ पर इन पूरे टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम को देखती है। बाकी हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। जैसे स्टेटमेंट वाइज लंबे समय से UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से ही बन सकता है। मेंबर्स की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखना, 2 होल टाइम है, 2 पार्ट टाइम है और एक चेयरपर्सन है। अब जितने भी मेंबर्स होते हैं इन सबको अपॉइंट किया जाता है हमारी भारत सरकार के थ्रू। अब टेन्योर कितना होता है, मान लो कोई चेयरपर्सन है या कोई दूसरे मेंबर्स हैं, वो कितने लंबे समय तक सर्व कर सकते हो, तो 3 साल के लिए। एक बार यहाँ पे मान लो इलेक्ट हो गए तो 3 साल के लिए सर्व करेंगे, वो अपॉइंट कर लिए गए तो। और या फिर जो एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 65 ईयर्स रखी गई है। अगर 65 साल के पूरे हो जाते हैं तो भी यहाँ पर उनका जो टेन्योर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बाकी चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन के पास में काफ़ी सारी पावर्स आ जाती हैं। सारी मीटिंग्स को देखने वगैरह की जो पावर है वो चेयरपर्सन के पास में है। और अगर मान लो चेयरपर्सन किसी कारणवश एब्सेंट है तो उसकी जगह पर वाइस चेयरपर्सन भी होता है। वो वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर उनकी चेयरपर्सन की पावर्स को संभाल लेता है अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है तो, ये भी ध्यान रखना है। देन मेंबर्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है, तो मेंबर्स को इस TRAI से रिमूव करने की जो पावर्स है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, हमारी केंद्र सरकार के हाथ में है। तो केंद्र सरकार कैसे रिमूव कर सकती है कि मान लो कोई व्यक्ति है इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है ना, या फिर उसके बाद दूसरा आप देख पाओगे ये देखने को मिलेगा किसी क्राइम में यहाँ पर कॉन्विक्ट हो चुका है, दोषी साबित हुआ है वो, या फिर फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है, अपना काम नहीं कर पा रहा है, या फिर जिस पोजीशन पर वो है उस पोजीशन को उसने यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट किया है, तो इस बेसिस पर यहाँ पे आप कह सकते हो उस व्यक्ति को रिमूव भी किया जा सकता है। क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को यहाँ पर एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है TRAI के बारे में। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अपने पास एक बुलेट पॉइंट्स में लिखकर ज़रूर रख लेना।
अब टीआरआई की बात करें तो चेयरपर्सन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि चेयरपर्सन एब्सेंट होंगे तो यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन संभाल लेंगे। वो बातें यहाँ पर आपको वापस से रिपीटेड देखने को मिल जाती हैं। अगर आपके पास में टाइम नहीं है चीज़ों को नोट डाउन करने का तो एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आप लोग क्या करना है, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। उस पीडीएफ के अंदर आपको ये सारा कंटेंट मिल जाता है, टेलीग्राम से वो डाउनलोड हो जाएगा और उसको अपने पास स्टोर कर लेना। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, काफ़ी सारे ऑफिस वर्कर्स होते हैं, मेरे पास बहुत सारी इस चीज़ को लेकर भी क्वेरीज आती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ बेस्ट तरीका ये है, आप पीडीएफ्स को एक बार रिवाइज़ करो। आपने वीडियो देखा, कभी भी टाइम मिलता है आप एक बार रिवाइज करो। और साथ ही साथ यहाँ पर नहीं बना रहे हो नोट्स, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर संडे में सारी चीज़ों का रिवीजन दोबारा कर सकते हो। हर संडे को आपको यहाँ पर रिवीजन करना होगा। ये मैं बहुत लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर चीज़ें रिवाइज नहीं करोगे तो यहाँ पर याद नहीं रहेंगी। देखोगे हमने पहले कितना सारा कंटेंट पढ़ रखा था, अगर यहाँ पे एक प्रॉपर रिवीजन करते तो यहाँ पर क्या होता कि प्रीलिम्स के पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों से बने थे और वो आराम से सॉल्व कर पाते थे। तो ध्यान रखना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे में टाइम देकर आप लोग रिवीजन कर सकते हो, इतना आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप उठा सकते हो। बाकी वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको यार दबा देना और साथ ही साथ जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करवा देना। और आपकी भी जितनी भी क्वेरीज होती हैं तो जाकर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये वाली प्रोफाइल मिलेगी, इस पर जाके कनेक्ट हो जाना। बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, अपनी क्वेरीज पूछ रहे हैं। और ध्यान रखना यार कि मतलब आपका रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, उनके रिप्लाई मैंने कर दिए हैं और रेगुलर बेसिस पर कर रहा हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो आप लोग भी यहाँ पर अपनी क्वेरीज लेकर छोड़ देना, डेफिनेटली मैं देखूँगा और रिप्लाई कर दूँगा आपका। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं आप लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब जो ये नेक्स्ट आर्टिकल है ये बात करता है अग्निपथ के बारे में, ठीक है। अब अग्निपथ स्कीम के बारे में देखो, आपको पता है कल हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन उसके ऊपर आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक एडिटोरियल आया है, तो वहाँ से हम लोग अग्निपथ स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। और वहीं पर मैं आप लोग को साथ ही साथ बताऊंगा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर थोड़ा सा प्रोटेस्ट देखने को मिला, इस स्कीम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिला। लोगों की मांग ये है कि इसके अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए। वो बदलाव क्या होने चाहिए वो मैं आपको साथ ही साथ तभी बताऊंगा जब उस एडिटोरियल को कवर करेंगे, क्योंकि स्कीम के बारे में साथ ही साथ जानेंगे, फिर लोग क्या बदलाव चाह रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे, तब आपको एक क्लैरिटी आएगी कि साथ में चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करो, आगे हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की जा रही है। जो ड्रोन्स हैं, देखो यार आज मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मेरे थ्रोट में काफ़ी पेन हो रहा है और कोल्ड भी हो चुका है, तो आप लोग समझ रहे होंगे, आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा, तो वीडियो की स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना। जब हम लोग बात करते हैं ड्रोन्स की तो ड्रोन्स आप लोग समझते होंगे, देखो काफ़ी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी ड्रोन्स को लेकर, अब इसके बारे में समझते होंगे। तो हुआ क्या है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि 11 लाख जो सीड हैं, जो बीज हैं, उनको यहाँ पे ड्रॉप किया जा सके। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, देखो ड्रोन का आज के टाइम पर जो यूज़ है ना वो काफ़ी बढ़ चुका है, केवल डिफेंस के मामले तक नहीं रहा, आज के टाइम पर एग्रीकल्चर में प्लस हम लोग कुछ मेडिसिन डिलीवरी के अंदर इन ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है। हुआ क्या, त्रिपुरा के अंदर एक एरिया है जहाँ पर ये आप कह सकते हो कोशिश की जा रही है कि 11 लाख के आसपास जो बीज हैं वो बोए जाएंगे। अब 11 लाख के आसपास बीज कैसे बो सकते हैं, उसके लिए क्या किया गया, मिट्टी से, क्ले से यहाँ पर बॉल बनाई गई, उसके अंदर यहाँ पर बीज रखे गए हैं, बीज यहाँ पर आप कह सकते हो उस मिट्टी के अंदर, बॉल के अंदर रखे गए, और क्या होगा, उन बॉल को ड्रॉप किया जाएगा इस ड्रोन के माध्यम से। कहाँ पर, त्रिपुरा की जो छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे बताया गया। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर ये लोग वहाँ पे आप कह सकते हो उस एरिया के अंदर काफ़ी सारा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने वाले हैं। तो इससे हमें पता ये चलता है कि हाँ ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ऐसे आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। हालांकि बॉल बनाने में काफ़ी सारे लोगों की मदद लगी है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इन बॉल्स को बनाया है, क्योंकि 11 लाख सीड कम नहीं होते हैं, ठीक है। 11 लाख सीड 1 मिलियन सीड से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि इसको बॉल बनाने में काफ़ी टाइम लगा, अब फाइनली यहाँ पर इसको ड्रोन के माध्यम से गिराया जाएगा। अब इसी वजह से यहाँ पर आपके लिए जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आर्टिकल इतना खास नहीं है, आर्टिकल से डेफिनेटली कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ भी कर सकते हो। जब हम बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, तो देखो होता क्या है, ड्रोन को हम लोग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, यानी कोई आदमी नहीं बैठा है, इसको हम लोग रिमोट कंट्रोल के हिसाब से चला रहे हैं, है ना। आजकल के टाइम पर तो शादियों के अंदर भी ड्रोनिंग जो है वो उससे कैमरा से रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है ना, आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा। अब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो फ़ायदा है वो आपको काफ़ी सारी जगह पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले से डिफेंस के मामले में, तो ड्रोन सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेपन, एज अ हथियार की तरह,
टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट में हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये देखने को मिलेगा कि कुछ एरियाज़ ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है और वहाँ पे मान लो हेल्थ केयर डिलीवरी करनी है, कुछ सामान पहुँचाना है, तो उसके लिए ड्रोन एक बहुत बेहतर सा सॉल्यूशन है। और तेलंगाना सरकार आप कह सकते हो पहली सरकार बनी जिसने इस प्रकार से ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी है और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैक्सीन्स को डिलीवर किया कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कुछ छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, या इरिगेशन के लिए हो गया, सिंचाई करने के लिए भी यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है और उसके लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स भी लेकर आ चुकी है ताकि जो फार्मर्स हैं उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिले। उसके बाद किसी की मॉनिटरिंग करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, प्लस यहाँ पर जो एक तरीके से मैपिंग करने के लिए ये ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ड्रोन के काफ़ी सारे यूजेस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये तो होगा यूज़, तो आप कहोगे काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन इसके कुछ इश्यूज़ भी यानी कि प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आर्म्ड अटैक्स बढ़ने लगेंगे। अटैक्स बढ़ने लगेंगे इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने देखा पिछले साल जम्मू के अंदर ड्रोन से अटैक किया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्रोन भाई बहुत सस्ता मिलता है। अगर कोई हथियार लेने जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन ड्रोन जो है वो काफ़ी सस्ता है, बहुत ज़्यादा इतना महंगा पड़ता नहीं है। तो इसी की वजह से यहाँ पर ड्रोन का यूज़ काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। मैंने आपको बताया ना, चीपर है ये। उसके साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी सारे हथियारों को डिलीवर करने के लिए। ये यहाँ पर इसके एक सबसे बड़े इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बाकी यूपीएससी ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था 2020 में। 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया, 3 स्टेटमेंट दी गई और तीनों स्टेटमेंट के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई। जब सबसे पहले बोला गया स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन अ क्रॉप फील्ड, यानी कि कीटनाशक को छिड़कने के लिए मतलब ड्रोन क्या क्या कर सकता है। पहला स्टेटमेंट, कीटनाशक को फसल के ऊपर छिड़क सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, या फिर जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनके ऊपर यहाँ पर उनका इंस्पेक्शन कर सकता है। या फिर तीसरा एक्टिविटी, क्या ड्रोन जो स्पाउटिंग व्हील्स होती है यानी कि जो ऊपर फवारा छोड़ती हैं, तो उनका डीएनए एनालिसिस के लिए यहाँ पर जो एक तरीके से ब्रीथ सैंपल्स हैं वो कलेक्ट कर सकता है। तो ड्रोन क्या ये काम कर सकता है? इनमें से कौन कौन से काम कर सकता है एग्जैक्टली इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। नीचे फिर स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो उसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। तीनों ही काम यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से किए जा सकते हैं। कीटनाशक को भी छिड़का जा सकता है, वॉल्केनो इंस्पेक्ट किया जा सकता है, प्लस यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि जब वो वेल है वो यहाँ पर फवारा छोड़ेगी तो उसके जो ब्रीथ के सैंपल्स हैं, है ना, तो वो भी कलेक्ट किए जा सकते हैं ड्रोन से। तो तीनों ही आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ड्रोन को लेकर भी एक क्वेश्चन बना था। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हुआ क्या, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब ने अभी एक मीटिंग को अटेंड किया है और वो मीटिंग होस्ट करी गई थी चाइना के थ्रू। ये मीटिंग कौन सी मीटिंग है? ये मीटिंग है ब्रिक्स की, ध्यान रखना। अब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स बेसिकली 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि उनके नाम को ही डिनोट करता है। बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, देन आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। बहुत ध्यान से चीज़ें सुनते हुए चलना, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पर लगा रखा है जो कि आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब ने अभी ब्रिक्स की मीटिंग को अटेंड किया है। ध्यान रखना, एक वर्चुअल मीटिंग थी। वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग हुई है, जैसा इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब इस मीटिंग के अंदर फोकस ये किया गया कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो आपस में अपने पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और मजबूत करें, अपने रिलेशंस को और मजबूत करें। और काफ़ी सारे सोर्सेज बताते हैं कि हाँ, अजीत डोभाल साहब ने भी फोकस किया कि बिल्कुल हम लोग कोऑपरेशन करेंगे आतंकवाद को लेकर, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो टेररिस्ट हैं, ऑब्वियस ही बात है, टेररिस्ट को हम लोग टैकल करने में आप कह सकते हो साथ में मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया की साइड से भी स्टेटमेंट आया है। तो कोऑपरेशन करने के लिए एक मीटिंग हुई है, बस खाली इतना ही आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा बताया ये गया कि भाई इस मीटिंग के बारे में आप ये देख पाओगे, इंडिया चाइना के बीच में ऑलरेडी काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में गलवान वैली में क्लैश हुए थे, उसको 2 साल हो चुके हैं। 2 साल बाद ये मीटिंग भी हो रही है। उसके साथ फिर यहाँ पर बताया गया कि रशिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सॉरी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चला है, रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद में ये कुछ पहला इस प्रकार से डिस्कशन देखने को मिलेगा ब्रिक्स का, जिसमें रशिया भी है और चाइना भी है, प्लस इंडिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस ये वर्चुअल समिट था, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है। अभी आने वाले टाइम पे एक प्रॉपर समिट भी होने वाला है। 24 जून के आसपास यहाँ पर एक प्रॉपर समिट होगा, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे जो पीएम मोदी हैं वो एक तरीके से अटेंड करेंगे, साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये सब लोग होंगे जो कि अटेंड करने वाले हैं इस समिट को। कब? 24 जून को। तो ये भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है इस आर्टिकल के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हम लोग अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो आपने आर्टिकल पढ़ लिया, अब डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? नहीं, आपको ब्रिक्स के बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। ब्रिक्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब इन कंट्रीज़ के आगे का जो वर्ड है उससे यहाँ पर ये ब्रिक्स बना हुआ है, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके आगे आगे का जो वर्ड है उसको हम लोग एक्रोनिम बोलते हैं। अब बात करें ब्रिक्स लीडर्स की, तो देखो ब्रिक्स लीडर्स के बीच में हर साल समिट होता है। अब की बार समिट 24 जून को होने वाला है, ध्यान रखना। बाकी अब यहाँ पे बोला गया ब्रिक्स की जो अंदर जो चेयरमैनशिप होती है वो यहाँ पर रोटेट होती रहती है, ठीक है। कभी किसी के पास चेयरमैनशिप होती है, कभी किसी के पास होती है, तो हर साल यहाँ पर चेंज होती रहती है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये ब्रिक्स है ये पहले ब्रिक्स नहीं हुआ करता, इसके आगे एस नहीं लगा करता था। साउथ अफ्रीका बाद में इसका मेंबर बना है, तब जाके बाद में ये ब्रिक्स कहलाया है, ध्यान रखना। अब उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है ब्रिक्स का, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रिक्स जो है पहले ये ब्रिक था, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ये ब्रिक्स बना। तो अब पहले ब्रिक था तो पहला समिट हुआ होगा इन कंट्रीज़ के बीच में। तो ब्रिक का पहला समिट हुआ था साल 2009 में, कहाँ पे? रशिया के अंदर पहला समिट हुआ था। फिर बाद में साल 2010 में जाकर साउथ अफ्रीका ब्रिक का मेंबर बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तब जाकर ये ग्रुप पूरा का पूरा ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में अलग अलग समिट होती रहती है, लेकिन पहली समिट इंपॉर्टेंट है, पहली समिट ध्यान रखनी चाहिए। बाकी ब्रिक्स कंट्रीज़ का ऑब्जेक्टिव यह है कि ये पांचों देश आपस में मिलकर अपने कोऑपरेशन को बढ़ाएं, प्लस उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अपनी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, व्यापार के ऊपर काम करें, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। गरीबी को कम किया जाए, ये इनके मेजर फोकस रहता है। अब उसके बाद देखो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था साल 2014 में ब्रिक्स को लेकर। यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि ब्रिक्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है स्टेटमेंट देकर। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट ब्रिक का जो समिट है वो हुआ था साल 2009 में रियो डे जेनेरियो के अंदर, यानी जो ब्राज़ील के अंदर है। और फिर दूसरा स्टेटमेंट, साउथ अफ्रीका आखिरी कंट्री है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। तो दूसरा तो करेक्ट लग रहा है, क्योंकि आखिरी कंट्री साउथ अफ्रीका ही था जिसने 2010 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया। क्या पहला करेक्ट है? ब्रिक्स का समिट रियो डे जेनेरियो में हुआ था? नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पे हुआ था, रशिया के अंदर पहला समिट हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाते हैं। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। मज़ा आ रहा है ना? आप सारी चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अगला आर्टिकल, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो अभी आसियान इंडिया की जो मीटिंग है इसके अंदर म्यांमार को इनवाइट नहीं किया गया, म्यांमार को एक पार्ट नहीं बनाया गया। जब हम लोग बात करते हैं आसियान की, तो आसियान के अंदर टोटल 10 देश आते हैं। अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, पहले न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यूज़ क्या है? हुआ क्या, म्यांमार के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनको यहाँ पर अब की बार इनवाइट नहीं किया है। ये 24 जो मतलब 24th इंडिया और आसियान की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है आज, जो होगी बेसिकली थर्सडे में। इसके अंदर ये म्यांमार हिस्सा नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि म्यांमार हर साल हिस्सा रहता है, अब की बार हिस्सा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज़ ने म्यांमार को अपोज किया है, म्यांमार को ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि भारत एक बार डिसाइड कर चुका था ज्वाइन करने के लिए, मतलब म्यांमार ज्वाइन कर सकता था भारत की तरफ से, लेकिन भारत के ऊपर भी इतना सारा प्रेशर डाला गया कि म्यांमार को हम लोग यहाँ पर नहीं ज्वाइन करवा सकते इसके अंदर। अब ऐसा क्यों, म्यांमार ने ऐसा क्या कर दिया? उसके पीछे का रीज़न है पिछला साल 2021 1 फरवरी। काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ा रखा है। साल 2021 में 1 फरवरी में क्या होता है, म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू कर दिया जाता है। मिलिट्री कू मतलब ये पी जो है इसमें साइलेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे मतलब यह है कि तख्ता पलट कर दिया जाता है। म्यांमार की मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। वहाँ की जो आपकी पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह थी, पूरा सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। मिलिट्री रूल चल रहा है वहाँ पर इस समय, और लोगों ने खूब प्रोटेस्ट भी किया इस चीज़ के अगेंस्ट में कि उनको वापस से सरकार चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ में मिलिट्री की काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, जहाँ पर आप कह सकते हो मिलिट्री ने म्यांमार में खुद के ही लोगों को मारा, हज़ारों लोगों को मार दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हो उस कंट्री में क्या हालत होगी जहाँ पे मिलिट्री खुद के अंदर खुद के लोगों को ही मार रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि म्यांमार को अभी के लिए यहाँ पर ज्वाइन नहीं करने दिया इस आसियान के इस वाले जो 24वां आसियान इंडिया की मीटिंग है इसके अंदर में, ठीक है ना। आसियान कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में जो मीटिंग हो रही है इसका यहाँ पर पार्ट नहीं बनाया गया है। बाकी यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी प्रेशर था कि यहाँ पर इंडिया ना ज्वाइन करने दे इसको। क्लियर हो गया?
तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुका है। देख पाओगे, इंडिया हैज़ बीन अंडर प्रेशर टू अवॉइड कंट्रीज इंक्लूजन। कौन सी कंट्री की बात की जा रही है? म्यांमार की चर्चा की जा रही है। अब आते हैं हम लोग इस आर्टिकल के अंदर कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने के लिए। ये तो हम लोगों ने करंट इशू पढ़ लिया। अब सबसे पहली चीज़ देखो, आपको पता होना चाहिए आसियान के बारे में। आसियान क्या है, ठीक है, इसके अंदर कितने नेशंस हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। जब बात करते हैं आसियान की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन मतलब इनकी एक संगठन है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, यानी एशिया के अंदर जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है, मैप में जब हम लोग एग्जैक्टली देखते हैं तो उनका एक ग्रुप बना हुआ है ये। अब इनका मेजर काम क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी का कोऑपरेशन करना, इन सेक्टर्स के अंदर काम करना। आसियान को सबसे पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आसियान के अंदर टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? टोटल आपको 10 देश देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये आपको 10 देश देखने को मिलेंगे, जो कि म्यांमार भी इसका हिस्सा है, लेकिन म्यांमार को अब की बार इंक्लूड नहीं किया गया इस वाली मीटिंग के अंदर में। तो आप कहोगे ये तो 10 कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया के साथ में कैसी मीटिंग हो रही है? तो इंडिया और कुछ और कंट्रीज़ यहाँ पर आसियान के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। व्यापार में यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी हद तक व्यापार वगैरह करते हैं आपस में, इनका कोऑपरेशन देखने को मिलता है ट्रेड को लेकर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आसियान और इंडिया के बीच में मीटिंग चल रही थी। अब इसकी जो चेयरमैनशिप होती है, यानी कि आसियान कंट्रीज़ के अंदर जो ये 10 कंट्रीज़ हैं, इस ग्रुप का जो चेयरमैनशिप है वो हर साल चेंज होता रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बताया, इंडिया जो है चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान का, जिसके साथ में हम लोगों ने काफ़ी सारा व्यापार कर रखा है। बाकी उसके बाद ये भी आपको ध्यान रखना है, आसियान कंट्रीज़ के साथ टोटल 6 देशों ने यहाँ पर क्या कर रखा है? टोटल 6 देशों ने ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रखा है। कौन सा एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आसियान कंट्रीज यानी जो 10 कंट्रीज़ हैं ये तो अलग हो गई, बाकी अलग से कुछ 6 कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा, परेशान मत होना। तो अलग से 6 कंट्रीज़ ने इन कंट्रीज़ के साथ में क्या कर रखा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, वो व्यापार करती हैं इनके साथ में। इससे आसियान कंट्रीज़ को काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अगर सामान वगैरह भेजते हैं, चाइना, न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ इस 6 के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे उनको ही फ़ायदा होगा, भारत को ही फ़ायदा होगा, ठीक है, इन कंट्रीज़ को ही फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी मैं आप लोगों को आसियान के बारे में थोड़ा और डिटेल से लेकर चलूँ तो इस प्रकार से आपको पहले वर्ल्ड मैप पर आना है। यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ है जहाँ पे मैं गोला बना रहा हूँ, यहीं पर ये सारी की सारी 10 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, इसी वजह से हम लोग इसको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से जानते हैं। ये 10 देश आपको देखने को मिल जाते हैं आसियान के अंदर में, ठीक है ना। आगे आते हैं, अब और क्या है हमारे पास डिस्कशन के लिए। अब इतना आप लोगों ने जाना। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी ने साल 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था आसियान को लेकर, और साल 2018 के साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने और पूछा है, वो है साल 2016 में। साल 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो यह है कि देखो जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, जिसको हम लोग आरसीईपी के बारे में इसके नाम से जानते हैं, काफ़ी बार हमने पढ़ रखा है। इंडिया इससे बाहर निकल गया था, आपको याद होगा, है ना, इंडिया से बाहर निकल गया था। अभी जो आरसीईपी एग्रीमेंट है ये बेसिकली किसके कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी SCO या फिर ऑप्शन डी सार्क। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आसियान। तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बेसिकली एक ट्रेड एग्रीमेंट था आसियान कंट्रीज़ के बीच में और इसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स के बीच में, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया था नवंबर 2012 के अंदर कंबोडिया के अंदर में, ठीक है। इंडिया जो है इससे बाहर निकल गया था, और यहाँ पे आप कह सकते हो उस समय की बात हो रही है, उस समय पर जो 6 कंट्रीज़ है जिन्होंने यहाँ पर आसियान के साथ में जो व्यापार एक तरीके से करने के लिए जो एग्रीमेंट वगैरह किया था, वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया देखने को मिलते हैं। ये 6 कंट्रीज़ है जिनका यहाँ पर ट्रेड चलता है आसियान देशों के साथ में, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 6 कंट्रीज़ के ऊपर इतना मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको लेकर भी यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान और यूएसए। बताना यह है कि इनमें से कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर हैं आसियान के। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल है, कनाडा पढ़ा नहीं हमने, चाइना है तो मतलब 1 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में जब इंडिया है 4 हो गया, जापान है 5 हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूएसए नहीं है, तो इसका आंसर आप कह सकते हो 1, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिल चुकी है कि आसियान क्या है, इसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स 6 फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से जिनके साथ में ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, वो सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया। आरसीईपी से बाद में भारत निकल गया था बाहर, ये भी मैंने आप लोगों को बता रह गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद आते हैं वर्ल्ड सेक्शन पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट से आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे।
डिस्कशन करेंगे इनका। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो नाटो का समिट होने वाला है। नाटो के समिट में जापान पहली बार यहाँ पर एक हिस्सा लेने वाला है, ठीक है ना। तो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने बोला है कि वेडनेसडे में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये अब की बार का जो नाटो समिट है इसको अटेंड करने वाले मैड्रिड के अंदर। ये नाटो समिट अभी होगा 28 जून से 30 के जून के बीच में, तब जाके यहाँ पर ये जापान अटेंड करेगा। जापान पहली बार अटेंड कर रहा है, ध्यान रखना। इससे पहले नाटो काफ़ी चर्चा में रहा। रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पर नाटो की काफ़ी दबाकर चर्चा हुई। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली 2 कंट्रीज़ है, स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड ने भी यहाँ पर नाटो को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट अभी चूज़ हो कर आए रिसेंट डेज में, ये भी आपको पता होगा। तो ये भी यहाँ पर एक फर्स्ट लीडर बनने वाले हैं साउथ कोरिया से, जो कि यहाँ पर इस नाटो को अटेंड करेंगे। तो नाटो के बारे में चर्चा की जा रही है, समिट होगा, इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ अटेंड करने वाली हैं। अब इसके बारे में डिटेल से ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, आने वाले टाइम पर काफ़ी चर्चा होगी। अब नाटो क्या है ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोगों ने काफ़ी बार इसके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। अब ये जो नाटो ग्रुप है इसको बनाया गया था 1949 के आसपास। इसको बनाया गया यूएस, कनाडा, कुछ यूरोपियन देश थे, इन लोगों ने यहाँ पर इसको बनाया। किस कारण के लिए बनाया था, इसके पीछे का रीज़न था यूएसएसआर। उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत यूनियन को टैकल करने के लिए इस नाटो का गठन किया गया था। करंट टाइम पर नाटो के अंदर टोटल 30 देश आपको देखने को मिलते हैं, 30 मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब एक साथ 30 मेंबर इसके पार्ट नहीं बने थे, धीरे धीरे मेंबर बने थे। जैसे टर्की 1952 के अंदर बना था, उस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज़ के नाम दिए गए और कौन कौन से साल में इन कंट्रीज़ ने नाटो को ज्वाइन किया उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। टर्की 1952 में बना था, इसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ। क्यों जोर दे रहा हूँ आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बराबर में एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या मेंशन किया जाता है, नाटो का हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव नाटो का यहाँ पर यह है कि भैया जितनी भी कंट्रीज़ इसके अंदर में आ रही हैं आपस में कोऑपरेट करना। प्लस देखो कोई भी ग्रुप है ना, उसका मेजर पर्पस एक तो कॉमन रहेगा कि आपस में कोऑपरेट करने का, साथ ही साथ यहाँ पर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ वगैरह आते हैं उसको सॉल्व करना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा, अपने कंट्रीज़ में ट्रस्ट को मेंटेन करने का काम करेगा। उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नेटो का ये देखने को मिलता है, जितने भी 30 देश आपको नेटो में देखने को मिलेंगे, सब ना इनके बीच में रिलेशन इतने मजबूत हैं कि नेटो का आर्टिकल 5, इस ग्रुप का एक आर्टिकल 5 ये बोलता है कि इन तीनों देशों में से किसी भी देश के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक कर देती है तो ये 30 के 30 देश मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये यहाँ पर नेटो आज के टाइम पर बोलता है। क्लियर हो गया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया चलो कि समिट होने वाली है, कौन कौन ज्वाइन करने वाला है। पहली बार जापान ज्वाइन कर रहा है, साउथ कोरिया ज्वाइन कर रहा है। बराबर में क्या आर्टिकल दिया गया, बराबर में आर्टिकल ये दिया गया है, मैंने अभी आपको ये भी बताया स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों ऐसे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया कि हम भी नेटो का पार्ट बनेंगे। लेकिन रशिया जो है इन दोनों को मना भी कर रहा है। रशिया नहीं चाहता कि स्वीडन फिनलैंड नेटो का पार्ट बने, क्योंकि स्वीडन फिनलैंड की जब हम लोग बात करते हैं, ये रशिया है, ये फिनलैंड है और ये स्वीडन है। ये दोनों ही देश रशिया के बॉर्डर से, मतलब फिनलैंड तो पूरा का पूरा यहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर साझा करता है रशिया के साथ में। रशिया नहीं चाहता कि फिनलैंड नेटो का पार्ट बने, क्योंकि नेटो का पार्ट बनेगा तो अमेरिका क्या करेगा, रशिया के बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब इसी चक्कर में क्या हुआ, जब स्वीडन फिनलैंड ने अप्लाई किया नेटो के लिए तो यहाँ पर इसको अप्रूवल नहीं मिल पाया। अप्रूवल क्यों नहीं मिल पाया, उसके पीछे का एक कारण है। ये वाली लाइन पढ़ो, क्या मेंशन किया गया है। एनी नेटो मेंबरशिप डील मस्ट हाउएवर बी यूनानिमसली अप्रूव्ड बाय ऑल 30 मेंबर्स ऑफ द अलायंस। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जब स्वीडन और फिनलैंड ने यहाँ पर बोला कि हमें भी नेटो का पार्ट बना लो, तो नेटो तैयार था, चलो ठीक है बनाओ, एप्लीकेशन डालो। लेकिन हुआ क्या, ये दोनों पार्ट नहीं बन पाए। क्यों, क्योंकि नेटो के अंदर ये लिखा हुआ है कि जितने भी 30 कंट्रीज़ हैं, अगर इसमें कोई दूसरी कंट्री ऐड होना चाहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वीडन फिनलैंड 2 कंट्रीज़ ऐड होना चाहती हैं, तो इन दोनों को ऐड या फिर इन दोनों को नेटो का पार्ट बनाने के लिए इन 30 के 30 देशों का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है ना, एक अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर टर्की ने ये अप्रूवल नहीं दिया। इसी वजह से टर्की भी चर्चा में है, क्योंकि टर्की भी एक नेटो का पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया 1952 में टर्की नेटो का पार्ट बना था, इस वजह से मैंने उस समय बोला था कि टर्की के बारे में ध्यान रखना। टर्की ने अप्रूवल नहीं दिया, टर्की ने यहाँ पर मना कर दिया कि हम लोग यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पे इस नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे। उसके पीछे कई सारे कारण है, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, मैं कोशिश करूँगा एक क्लिप काट के वो यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इतना समझ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है, टर्की और रशिया के रिलेशंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं।
अब आप लोग लोकेशन वगैरह जितनी कंट्रीज़ के बारे में चर्चा की गई है, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, टर्की हो गया, इन कंट्रीज़ की लोकेशन स्वीडन, फिनलैंड ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। कहोगे क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, साल 2014 में यूपीएससी ने टर्की को लेकर एक क्वेश्चन पूछा, टर्की कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए बोलता है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, ऑप्शन बी ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ सुएज मेडिटेरेनियन सी के बीच में, या फिर गल्फ ऑफ अकाबा और डेड सी के बीच में। तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में यहाँ पर आपको टर्की स्थित देखने को मिलेगा। चलो दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये टर्की है, ऊपर ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इन दोनों के बीच में आपको टर्की देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। बाकी आप लोग को ये बता दिया है, ये लोकेशन दिखा दी है। स्वीडन फिनलैंड कहाँ कहाँ पर है, तो स्वीडन ये है, फिनलैंड ये है, और पीछे रशिया है जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट पेज जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है बिजनेस का। बिजनेस से पहले अच्छा एक आर्टिकल ये भी रह गया। अब इस आर्टिकल में चर्चा की जा रही है चाय पीने के ऊपर थोड़ा सा रोक लगाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने बोला है भाई चाय पीना कम कर दो, क्योंकि चाय के ऊपर पाकिस्तान बहुत सारा पैसा खर्च रहा है। मतलब चाय पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, अब इंपोर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस कंट्री को पैसा पे करेगा। तो पाकिस्तान ने बोला कि देखो पहले से कंट्री की हालत ख़राब है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़ा सा कम हो रहा है, और हम लोगों ने साल 2021-22 मैंने कि मतलब पाकिस्तान ने साल 2021-22 के अंदर लगभग $400 मिलियन के आसपास का टी कंज्यूम किया है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, अपील करिए पूरे नेशन से कि आप लोग अपने चाय के कंजम्पशन को कट डाउन करो, लगभग 1 से 2 कप कम कर दो, ताकि क्या करा जा सके, ताकि यहाँ पर आप कह सकते हो इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो थोड़ा सा बच सके, जो पैसा खर्च कर रहे हैं ये चाय के ऊपर वो थोड़ा सा बचा सके। तो ये हालत आपको यहाँ पर पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ और डिस्कशन भी करना था, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। टी के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब ये पाकिस्तान के बारे में चर्चा की जा रही है। अब पाकिस्तान से संबंधित आप लोग इंडिया को रिलेट करके डिस्कशन कर सकते हो। अब टी के बारे में चर्चा करें तो इंडिया के अंदर टी को लेकर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। टी एक बेवरेज है, एक आपको ड्रिंक देखने को मिलता है जिसको कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट से बनाया जाता है। ये हमने डिस्कस कर रखा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक ये टी है, यानी कि पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाली जो ड्रिंक है वो चाय आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर आपको देखने को मिल जाएगा चाय पत्ती का। बाकी टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, देखो कोई भी यहाँ पर इसका एविडेंस नहीं है, बट यहाँ पे बोला जाता है कि चाइना के अंदर 5000 साल पहले यहाँ पर टी का सबसे पहली बात एविडेंस मिला है। सबसे पहली बार चाइना के अंदर ये चाय पाई गई थी। बाकी टी ग्रोथ करने के लिए, मतलब टी को उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो बताया गया। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया एक सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है टी का, और प्रोड्यूसर भी है। हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं और बहुत सारा कंज्यूम भी कर लेते हैं। हमारी आबादी ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पर कंजम्पशन भी ज़्यादा रखते हैं। बाकी इंटरनेशनल टी डे के बारे में जान लेना। टी से संबंधित यहाँ पर एक दिन और है 21 मई को, यानी कि अभी निकला भी है। 21 मई को हम लोगों ने हर साल वैसे ही बेसिकली इंटरनेशनल टी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपका यूपीएससी का जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे बता रहा हूँ, वीडियो क्लास में नहीं बताऊँगा, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। टी बोर्ड के बारे में चर्चा की गई थी। तो टी बोर्ड बेसिकली एक स्टैचुरी बोर्ड है, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर में आता है, नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बाकी यहाँ पे बोला गया है जो बोर्ड है ये यहाँ पे बेसिकली आप देख पाओगे इसके अंदर 31 मेंबर्स होता है, वो बातें बताई गई हैं। लेकिन ये जो बोर्ड है इसको हर 3 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। फंक्शन की बात करें तो हमारे पूरे के पूरे टी सेक्टर को मैनेज करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर काम करता है। टी बोर्ड ऑफिस की बात करें तो इसका हेड ऑफिस कोलकाता के अंदर है। ध्यान रखना उसमें क्वेश्चन में बेंगलुरु दिया गया है तो वो ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ये कोलकाता में। फिर उसके बाद टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो आपको ओवरसी जो ऑफिस है वो आपको दुबई और मॉस्को में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल है, तो ये करेक्ट हो गया। तो मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर 1 और 4 हो जाएगा। ध्यान रखना 1 और 4 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब जब बिजनेस पेज पर आएंगे तो बिजनेस पेज पर 5G के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक लौता आर्टिकल ये देखने को मिल जाता है जो कुछ खास है, मतलब इसमें भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक पता होना चाहिए अपने इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। बात की गई है ट्रेड गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि व्यापार के मामले में जो गैप है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। भारत ने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही बढ़ा है। कहोगे एक्सपोर्ट बढ़ा है, हाँ देखो जो डेटा दिया गया है मई के महीने का दिया गया है, पिछले महीने का। तो इंडिया का जो डेटा है मई के महीने में जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 20.6% से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन उसको देखोगे यहाँ पर, जब ये तो हो गया एक्सपोर्ट की बात, लेकिन जब आप इम्पोर्ट देखोगे तो इम्पोर्ट भी बढ़ा है, इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो आपको पता होगा अगर इम्पोर्ट बढ़े और एक्सपोर्ट कम हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है ना।
ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला है ये, ध्यान रखना, एक अच्छे से तरीके से इसको ध्यान रख लेना। वो ये है कि अगर आपका जो इम्पोर्ट है वो कम होने लगे, सॉरी इम्पोर्ट जो है बढ़ने लगे, मैं भी क्या बोलने लगा, और एक्सपोर्ट आपका कम होने लगे, यानी आप सामान अपने देश से बेच कम रहे हो, अब बेच कम रहे हो तो पैसा कम आएगा, खरीद जा रहे हो तो पैसा आपका कंट्री से बाहर जाएगा, तो आपके व्यापार के अंदर एक लॉस सा देखने को मिलेगा, एक कमी सी देखने को मिलेगी, उसी को हम लोग ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं। तो अभी मई के महीने का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग आप कह सकते हो कि $6.53 बिलियन का पहुंचा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया, और पिछले साल भी इतना ही था। तो ट्रेड डेफिसिट अभी भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी हमने पिछले महीने क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया उसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं, ये आपको कहीं हेल्प नहीं करेगा। जैसे पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का हमने इंपोर्ट किया, कोयला कोक ये हमने इंपोर्ट किया, गोल्ड को हम लोगों ने इंपोर्ट किया। देन उसके बाद में एक्सपोर्ट क्या क्या किया, तो एक्सपोर्ट हमने किया एनर्जी, जो इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो ज्वेलरीज वगैरह हो गई वो हमने एक्सपोर्ट करी हैं, कुछ केमिकल्स एक्सपोर्ट करें। तो ये कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या क्या हुआ है वो यहाँ पर डेटा दिया गया। नाउ फाइनली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। नवाज काफ़ी सारे एडिटोरियल्स हैं डिस्कस करने के लिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज का एक मेंस का क्वेश्चन क्या है आपका वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो 16 जून का मेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है। अभी रिसेंट डेज में एक ट्रीटी काफ़ी चर्चा में थी, क्यों? क्योंकि इंडस वाटर परमानेंट इंडस कमीशन बैठा था जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन हुआ था। तो आपको आज बताना है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। डिस्कस करो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, और साथ साथ बताओ इसका जो इम्पैक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ता है, नीचे कमेंट सेक्शन में। नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो, एक पेपर पर इसका आंसर लिख सकते हो, और लिखने के बाद में आप टेलीग्राम पर सबमिट कर देना। टेलीग्राम पर जाओगे, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको आंसर राइटिंग वाला ग्रुप भी मिलेगा, आंसर राइटिंग आगे टाइप कर देना। तो वहाँ पे जाकर आप लोग अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। डेली बेसिस पर सभी लोग अपने आंसर्स को सबमिट कर रहे हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर रहे हैं। तो इतना आप लोग करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये तो हो गया हमारा मेंस का क्वेश्चन। अब बात करते हैं एडिटोरियल की। तो काफ़ी सारे एडिटोरियल हैं। श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में चर्चा की गई है, क्या क्या इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर बताया गया है, इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ यहाँ पे प्रीवियस हर्डल्स रहे, इतिहास में क्या क्या विवाद रहा है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया। फिर 2 आर्टिकल ये हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे, और उससे भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर इकलौता आर्टिकल आया है लंबा चौड़ा, जो आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। हुआ क्या है, सिप्री की एक एनुअल रिपोर्ट आई है। अब सिप्री की जो एनुअल रिपोर्ट है ये आई है साल 2022 की। सिप्री क्या है, तो सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना। इसी ने यहाँ पर सिप्री ईयर बुक 2022 को यहाँ पे पब्लिश किया है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ होगा, इसके अंदर, इस बुक के अंदर क्या क्या होगा, इस बुक के अंदर होगा कि कौन कौन से देशों के अंदर आर्मामेंट्स और डिसआर्मामेंट और इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी को लेकर काम किया गया। मतलब किन देशों ने हथियार को अपने देश में बढ़ाया है, हथियार को खरीदा है, किन देशों के अंदर हथियार को रिडक्शन देखने को मिला है, हथियार थोड़े से कम हुआ है। तो आर्मामेंट डिसआर्मामेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पर ये सिप्री ईयर बुक बताती है। पहली चीज़ तो हम यही डिस्कस करेंगे, सिप्री क्या है। तो सिप्री एक अपने आप में इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि बात करता है और रिसर्च करता है आर्मामेंट्स को लेकर, आर्म्स कंट्रोल को लेकर और डिसआर्मामेंट को लेकर। मैंने आपको बताया आर्मामेंट मतलब हथियार को बढ़ा देना, डिसआर्मामेंट हथियार को कम कर लेना। तो इन चीज़ों को लेकर रिसर्च वगैरह यहाँ पर करता है। और सिप्री को एस्टेब्लिश किया गया था 1966 के अंदर स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ पर है, ये स्वीडन के अंदर है, तो वहीं पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी ध्यान रख सकते हो। अब सिप्री जब ये सारा डेटा देता है तो ये रिकमेंड भी करता है कि भाई आप लोग कुछ पॉलिसीज़ बनाओ। रिसर्चर्स के पास में डेटा आता है, मीडिया के पास में डेटा आता है, हम सभी लोग के पास में डेटा आता है इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई दुनिया भर में व्यापार, हथियार को लेकर किस प्रकार से व्यापार चल रहा है। अब रिपोर्ट ने, अब की बार जो साल 2022 की रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या बताया गया। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर इन्होंने बोला है ग्लोबल सिनेरियो, यानी कि दुनिया भर में क्या हालात है पहले ये बताए। दुनिया भर के हालात देखेंगे तो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 9 ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कौन कौन से 9 देश हैं वो, यूएस हो गया, उसके बाद रशिया हो गया, ये दोनों तो टॉप की कंट्रीज, इनके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसके बाद यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये यहाँ पर बोला गया इस रिपोर्ट के अंदर, इन कंट्रीज़ ने, ये जो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इन्होंने लगातार अपने देश में न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ावा दिया है। लगातार मतलब ये आप कह सकते हो न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज़ करते हुए आए हैं और हथियारों को यहाँ पर इंक्रीज़ करते हुए आए हैं। एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पर ये कह सकते हो।
ठीक है ना। फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया जाता है, यहाँ पर फिर मेंशन किया जाता है कि देखो अगर हम लोग देखें साल 2022 और साल 2021 के अंदर, तो ये जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, आर्सेनल मतलब होता है वेपन्स का कलेक्शन करना, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का कलेक्शन करना। यहाँ पे बोला गया कि देखो साल 2021 के अंदर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर अब की बार साल 2021-22 में कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, यानी कि अब की बार लोगों ने हथियारों का जो इकट्ठा करना है वो थोड़ा सा कम कर दिया है। जो कलेक्शन ऑफ वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स है ये थोड़ा सा अब की बार कम हुआ है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ध्यान रखना, जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक का डेटा है ये, एक साल का, 21 से 22 तक का डेटा। इन टाइम के बीच में इन कंट्रीज़ ने अब की बार हथियार के ऊपर इतना फोकस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ये नंबर जो है आने वाले टाइम पर, आने वाले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आने वाले टाइम पर ये कंट्रीज़ डेफिनेटली अपना कलेक्शन करने वाली हैं वेपन्स का काफ़ी ज़्यादा है। ये तो हो गया दुनिया भर का सिनेरियो। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया की। तो इंडिया के पास में टोटल आपको 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है, तो मिसाइल का जो हेड होता है, मिसाइल का एक्सप्लोसिव विस्फोटक जो हेड होता है उसी को हम लोग वॉरहेड बोलते हैं। ठीक है ना, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। मिसाइल के ऊपर एक वॉरहेड होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किया जाता है, और न्यूक्लियर एनर्जी कितनी खतरनाक है आपको पता होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स अभी तक गिराए गए हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, कब पे गिराया गया था, अभी तक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब की क्या पावर है आपको पता होगा। अब यहाँ पे मेंशन किया गया इंडिया के पास में टोटल 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे जनवरी 2022 तक, ये यहाँ पर डेटा बताया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जाएगा, इसको एक्सपेंड किया जाएगा। इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है ये बड़ा है। साल 2021 में 156 हुआ करते थे और साल 2022 तक ये आते आते 160 हो चुके हैं। तो यहाँ पे बताया गया मतलब कि इंडिया के अंदर इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ाया है, 156 से 160 कर दिया है। फिर उसका चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर, चाइना के पास में लगभग आप कह सकते हो 350 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिल जाते हैं जनवरी 2021 के अंदर, ये बताया गया। और जनवरी 2022 में भी इतने ही थे, मतलब कि इन्होंने ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट किया नहीं है। और रशिया यूएसए की बात करें तो रशिया यूएसए सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास में रखते हैं। 90%, मतलब जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका 90% आपको रशिया और यूएसए के पास में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर डेटा आ गया न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा हथियार का इंपोर्टर कौन रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हथियार को लेकर सारा डेटा लेकर आता है सिप्री। तो सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदे हैं, तो सिप्री ने यहाँ पे बोला 164 कंट्रीज़ निकल कर आई हैं जो कि सबसे बड़ी इंपोर्टर रही हैं साल 2016 से लेकर 2020 तक, यानी 4 सालों में 164 कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा हथियार परचेज़ किए हैं। अगर कंट्री वाइज डेटा अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़े 5 इंपोर्टर स्टार्टिंग के कौन कौन से हैं इन 164 में से, वो है सऊदी अरेबिया, देन उसके बाद में आता है इंडिया, देन इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। ये कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने यहाँ पर सारे इंपोर्ट का 36% इंपोर्ट तो खुद किया है। तो आप समझ सकते हो ये कंट्रीज टॉप पर है, जिसमें इंडिया का नाम भी आता है। इंडिया ने भी काफ़ी सारा हथियार परचेज़ किया है साल 2016 से लेकर 20 तक के बीच में। अब रीजन वाइज बताया गया कौन कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे गए, तो एशिया वाले रीजन में जिसमें इंडिया भी है, ओशियाना वाले रीजन में, उसके बाद मिडिल ईस्ट वाले रीजन में सबसे ज़्यादा हथियार परचेज़ करे गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर सप्लायर कौन रहा, ये तो हमने इंपोर्टर की बात कर ली जिसने अपने देश में परचेज़ किया। सप्लायर कौन रहा, जिसने सप्लाई किया है। सप्लाई के मामले में 5 सबसे बड़े जो सप्लायर हैं 2016 से 2020 के बीच में वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है यूएस ने बहुत सारे हथियार बेचे हैं, देन सेकंड नंबर पर रशिया है, देन फ्रांस है, जर्मनी है, और देन उसके बाद लास्ट में आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। जितना भी मेजर एक्सपोर्ट हुआ है हथियारों का उसका 76% एक्सपोर्ट तो इन 5 कंट्रीज ने मिलकर ही किया है। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ये सारी बातें बताई गई। अब न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ना काफ़ी सारे अग्रीमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन काफ़ी खतरनाक है। तो इसको लेकर बहुत सारे अग्रीमेंट्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कंट्रीज आपस में अग्रीमेंट करती है कि इसका गलत उपयोग ना किया जा सके। तो वो अग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया। जैसे एक अग्रीमेंट होता है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी इस प्रकार की ट्रीटी है जिसको 50 लोगों ने यहाँ पर रेटिफाई कर रखा है। और यहाँ पे इसका फोकस ये है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को हम लोग एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोहिबिट करेंगे, उसको रोकेंगे। इस ट्रीटी को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये ट्रीटी वर्क करती है। उसके साथ साथ एक और आपको इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, वो है न्यू स्टार्ट। यहाँ पे यूएस और रशिया दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो, आपका यूएस रशिया आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट देखने को मिलता है। दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर एक तरीके से अपने हथियारों के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए एग्रीमेंट कर रखा है न्यू स्टार्ट। इसको एक्सटेंड कर दिया गया 5 साल के लिए।
उसके बाद एक एग्रीमेंट देखने को मिलता है JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, जो इसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोका जाता है। तो मतलब न्यूक्लियर वेपन इतने खतरनाक है जिसको रोकने के लिए काफ़ी सारी ट्रीटी साइन करी गई हैं। एक ट्रीटी ये भी होती है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का कोई भी प्रस्ताव, कोई भी इसका बढ़ावा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर ही बहुत सारी ट्रीटीज़ आप देख पाओगे साइन हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया इन ट्रीटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर ये चीज़ें यहाँ पर बेकार होती चली जा रही हैं। बेकार होती क्यों चली जा रही हैं? क्योंकि जितने परमानेंट 5 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, जो P5 मेंबर्स हैं हमारे, ये लगातार अपने यहाँ पर खुद न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहे हैं। अब न्यूक्लियर वेपन्स को अपने आप में यहाँ पे आप कह सकते हो खुद इंक्रीज़ करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक कंसर्न देखने को मिलेगा। रशिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल, रशिया के अंदर आप कह सकते हो रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में रशिया ने काफ़ी सारी धमकियाँ दी हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। तो जहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का बिल्कुल इस्तेमाल ना हो, लोग यहाँ पे बनाना ख़त्म कर दें, उसका जहाँ से मतलब रुक गया मामला रुक गया, अब उसका आगे तक बिल्कुल भी बढ़ावा ना मिले। वहीं पे आप देख पाओगे लगातार चर्चा हो रही है कि P5 कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन्स को अपने देशों में बढ़ाया। रशिया ने यहाँ पर अभी यूक्रेन को धमकी दी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर इस वॉर के टाइम पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें रुक चुकी हैं, वो चीज़ें यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। तो आज के टाइम पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर जो स्टेटस है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना। आई होप आप लोग को यहाँ पर सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। मैंने एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है आपसे कि क्या क्या डेटा रहा है हमारा जनवरी 2021 से 2022 के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। ये सिपरी ईयर बुक 2022 का डेटा है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सब मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। PDF डाउनलोड करना। अगर आप लोगों के PDF के अंदर ये इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं होती है तो उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, एडोब एक्रोबेट नाम का। उस ऐप के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अब जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है, ये लिखा गया है टी रामाकृष्णन जी के थ्रू। इन्होंने बोला श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं। अब देखो श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में देखो आपको पता है ना। यहाँ पे फ़िलहाल बात ये की जा रही है कि श्रीलंका के हालात इतने ख़राब हैं, भारत ने श्रीलंका को काफ़ी मदद वगैरह भी की है। अब इस ख़राब हालत के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों पर इंडिया और भी काम कर सकता है। मतलब पोटेंशियल है कि हम लोग यहाँ पे श्रीलंका के साथ में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब इस समय को लेकर एक अपॉर्चुनिटी हम लोग उठा सकते हैं, वो हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी, उससे हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो कुछ यहाँ पर डिटेलिंग दी गई हैं जो कि आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एज आइडिया। हुआ क्या, श्रीलंका की साइड से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्टेप्स उठाए गए जो कि श्रीलंका के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुए। और श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो डूब चुकी है आज के टाइम पर, और उसको इंडिया ने भी काफ़ी सारी मदद प्रोवाइड करवाई है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि अभी जितनी भी मदद दी जा रही है वो मदद काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अगर हम लोग कारण देखें कि यहाँ श्रीलंका के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो सबसे पहला कारण आपको इनका देखने को मिलेगा कि भैया यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्टेप्स उठाए हैं कि इनका मतलब इन्होंने अगर हम लोग देखें सबसे पहली चीज़ इनकी आती है टूरिज़्म, यानी पैसा इनके पास क्यों नहीं आ रहा श्रीलंका के पास में। सबसे पहला कारण है, देखो ये लोग टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि लोग जाते हैं घूमने के लिए और घूमने जाते हैं तो यहाँ पर पैसा खर्चते हैं। लेकिन हुआ क्या, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद में सिचुएशन और ख़राब हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यूक्रेन और यूक्रेन के आसपास के देशों से आते थे यहाँ पे घूमने के लिए। तो उन लोगों ने यहाँ पर आना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है उसकी वजह से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि भाई इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि देखो हर कंट्रीज़ के पास में अपनी खुद की विदेशी मुद्रा होती है, मतलब बहुत सारी विदेशी मुद्रा वो लोग रखते हैं अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। वो फॉरेक्स रिजर्व इनका बुरी तरह से यहाँ पे डाउन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक और कारण देखने को मिलेगा। दूसरा कारण क्या हुआ, पैंडेमिक। पैंडेमिक ने क्या किया, यहाँ पर 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो मतलब पूरी तरह सरकार को हिला के रख दिया, और पैंडेमिक के टाइम पर इनका रिजर्व वगैरह वो है और डाउन हो गया। फिर एक और कारण आया, एक और कारण यह आया कि श्रीलंका ने डिसाइड किया कि हम लोग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, यानी बिल्कुल भी कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फर्टिलाइज़र खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बैन भी लगा दिया। अब जब इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट किया ना, एक रात के अंदर अंदर तुम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ा रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती थी श्रीलंका की। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जो फार्मिंग सेक्टर है वो तो ग्रो हुआ नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अचानक से करने लगे, फर्टिलाइज़र वगैरह बैन कर दिया, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर नहीं रहे,
तो क्या हुआ, खेती के अंदर जो प्रोडक्शन है खाने का वो बहुत कम होने लगा, खेती यहाँ पर पिटने लगी, और इसकी वजह से जो चाय की पत्ती है, रबर है, इनका प्रोडक्शन डाउन हो गया क्योंकि इन्होंने फर्टिलाइज़र बैन कर दिया था। अब कहोगे चाय और रबड़ से क्या लेना देना है, क्योंकि चाय और रबड़ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है श्रीलंका, ठीक है ना। चाय रबड़ को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, वो भी ख़त्म हो गया मामला। एक वो तरीका बचा था जहाँ से पैसा कमा रहा था, वो भी यहाँ पर खुद के पैर पे उसने कुल्हाड़ी मार ली। फिर चाइना ने बाकी सारी कसर पूरी कर दी, चाइना ने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर फंसा दिया, चाइना ने इतना सारा पैसा श्रीलंका को खिला दिया, और उसके बाद में यहाँ पर आज के टाइम पर हालात ये हैं कि श्रीलंका को अपनी ज़मीन उठा उठा के चाइना को देनी पड़ रही है, जैसे हम्बनतोता पोर्ट वगैरह। ये तो आपने यहाँ पर इश्यूज़ समझ लिए। अब ये सारे इश्यूज़ अगर आप लोगों को लिखित में चाहिए तो आप लोग देख पाओगे, ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिले हैं, पेंडेमिक का इशू, ठीक है, टूरिज़्म का इशू, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ये सब वहाँ से आप लोग ले सकते हो। अब आते हैं आगे की कहानी की तरफ। अब ऑथर आगे क्या बोलते हैं, ऑथर ये बोलते हैं अगर हम लोग इतिहास देखें तो हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिली है दोनों देशों की एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लमेटिक। सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर भी होता है, और उससे ही पहले की सिचुएशन बात करें तो अंग्रेज़ यहाँ पर कुछ तमिल्स को लेकर जाते हैं तमिलनाडु से श्रीलंका के अंदर में, वो तमिल्स वहाँ पर पूरी तरह से रह जाते हैं। अब अंग्रेज़ छोड़कर गए जब श्रीलंका, तो जो वहाँ के तमिल्स लोग थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश किया और श्रीलंकन लोगों की यहाँ पर जगह ले रहे थे, ऐसा श्रीलंका वालों ने सोचा। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप कह सकते हो श्रीलंका ने एंटी तमिल प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, तमिल लोगों के अगेंस्ट में प्रोग्राम स्टार्ट किया। तमिल लोगों को कोई भी सपोर्ट मिल नहीं रहा था, तमिल वाले जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे थे, है ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में एक सिविल वॉर हो जाती है, गृह युद्ध हो जाता है। अब उस गृह युद्ध के अंदर भारत श्रीलंका की मदद करता है, श्रीलंका का सरकार को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो लिट्टे ग्रुप हुआ करता था उसके अगेंस्ट में श्रीलंका को सपोर्ट करा, सिविल वॉर के अंदर श्रीलंका को जिताया, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका की साइड से यहाँ पर एक सबसे बड़ा धोखा मिला। वो धोखा क्या था, वो धोखा था यहाँ पर किस चीज़ को लेकर, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल और वेस्ट कोस्ट टर्मिनल को लेकर। आप कहोगे ये क्या है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। जब आप लोग ये वाला मैप देखते हो ना, तो यहाँ पे कोलंबो पोर्ट है। अब इस कोलंबो पोर्ट के अंदर अलग अलग टर्मिनल्स हैं, जैसे आप देख पाओगे अलग अलग टर्मिनल है। यहीं पर आता है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, सॉरी ईस्ट कोस्ट बोल दिया, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। और आपको पता है ये जो टर्मिनल है, जो पोर्ट है, इसको डेवलपमेंट करने के लिए एक अग्रीमेंट किया था श्रीलंका के साथ में हमने। मतलब श्रीलंका ने बोला ठीक है आप इस पोर्ट को बना लो, इंडिया को चाहिए भी था, क्योंकि देखो ये जो पोर्ट जहाँ पे स्थित है ना, वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। यहाँ पर ये लोकेशन बहुत क्रूशल मानी जाती है। इंडियन ओशन के अंदर हम लोग को एक जगह मिल रही थी अच्छी खासी, हम लोग पोर्ट को डेवलप कर रहे थे जापान के साथ में, मतलब इंडिया जापान के भी लोग कर श्रीलंका ने एक अग्रीमेंट किया कि हाँ भारत जापान इसको डेवलप कर लें। लेकिन पता है आखिरी टाइम पर आकर श्रीलंका इस चीज़ से पलट गया। हालांकि श्रीलंका की मदद हमने कितनी बार करी, लेकिन श्रीलंका इस चीज़ से पलट गया और इसने बोला नहीं, हम लोग भारत को यहाँ पे डेवलप नहीं करने देंगे, और बोला कि आप ईस्ट नहीं वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बना लो। ये यहाँ पर श्रीलंका की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया। तो आप कह सकते हो यहाँ पे रिलेशन ख़राब हुए। हालांकि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल हमें मिला, लेकिन उसके बावजूद भी देखो हमें जो चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाया। उसके साथ साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी हम लोग कोलेब्रेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिंकोमाली टैंक के अंदर लंबे समय तक श्रीलंका ने हमें इंतज़ार करवाया है ना। फाइनली अब जाकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि अप्रूवल मिला है, उसको भी लेकर हम वर्क करेंगे। ट्रिंकोमाली क्या है, तो श्रीलंका में ईस्टर्न साइड में आपको ये ट्रिंकोमाली वाला रीजन ही देखने को मिलेगा। ये ट्रिंकोमाली बंदरगाह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पुराने ज़माने के टैंकर बने हुए हैं जिस पे जंग लगी हुई है। ये टैंकर अंग्रेज़ों के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अंग्रेज़ बना के चले गए थे। वो लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते थे, इसके अंदर तेल भरा कर रखा करते थे। उनका जहाज़ वगैरह इस वाले पर्टिकुलर रीजन के अंदर है, ठीक है, श्रीलंका के इस वाले साइड में है। तो यहाँ पर यहीं से अपने जहाज़ की रिफ्यूलिंग कर लिया करते थे। अब जब चले गए तो टैंकर अभी भी ऐसे ही है, जंग लग चुकी है इनके अंदर, देख पा रहे होंगे बहुत पुराने हो चुके हैं। अब एक एक टैंकर को वापस से रिफर्बिश करने के लिए, नया करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। श्रीलंका के पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, तो यहाँ पे इसको कैसे रिवाइव करेगा। भारत ने फोकस किया कि हमें ये टैंक मिल जाए, हम लोग यहाँ पे इसको रिवाइव कर लेंगे, श्रीलंका के साथ मिलकर काम करेंगे, श्रीलंका को भी फ़ायदा होगा इससे। बहुत लंबे समय से, लंबे अरसे से हम लोग फोकस कर रहे थे इसके ऊपर, लेकिन श्रीलंका ने इसको अलाउ नहीं किया अभी तक। अब फाइनली यहाँ पर जाकर जनवरी के मंथ में इसको अलाउ किया था कि हाँ ठीक है भारत के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आई हैं। लेकिन अब श्रीलंका की जब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कुछ पोटेंशियल है, मतलब कि इंडिया कुछ कर सकता है। इंडिया ने वैसे ही देखो अभी यहाँ पर ना एक एड के बारे में चर्चा की गई है, मैंने आपके ये वाला पॉइंट छोड़ा है, ये पॉइंट जानबूझ के छोड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमने
मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर प्रोवाइड करवा दिए श्रीलंका को। ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा पैसा हम लोगों ने दे दिया है श्रीलंका को ताकि वो रिवाइव कर सके, वापस से उठकर निकल आ सके, अपने कंट्री को बचा सके। लेकिन अब फोकस है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरफ। दोनों कंट्रीज अपना फोकस कर ही रही हैं, ट्रिंकोमाली को लेकर फोकस कर रही हैं, लेकिन अब फोकस ये करना चाहिए कि श्रीलंका के साथ में कुछ और भी हम लोग जो चीज़ें हैं उसको डेवलप करें, ट्रिंकोमाली को जल्दी से इम्प्लीमेंट करें। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक सबसे मेजर फोकस होना चाहिए कि हम लोग श्रीलंका के साथ में कोलैबोरेशन करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, है ना। अब जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो श्रीलंका का जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करें, उसको लिंक करें इंडिया के साथ में, और उसके साथ में जो कनेक्टिविटी है वो हम लोग बढ़ाएं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ में कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी रही है, वहाँ से ट्रेड चल रहा है एनर्जी व्यापार वगैरह का, तो कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। श्रीलंका के साथ में हम लोग ये काम कर सकते हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, फिर वहाँ से व्यापार कर सकते हैं, वहाँ से भी हम लोग को काफ़ी सारा इनकम जनरेशन हो सकता है। तो कॉमर्स, ट्रेड, टूरिज्म, इन पर्सपेक्टिव्स की मदद से हम लोग श्रीलंका की मदद करें, प्लस कोऑपरेशन करें, और इससे यहाँ पर डेफिनेटली भारत को भी इसका एक बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है, यहाँ पे आपको बताया गया। तो अभी के लिए इकोनॉमिक यूनियन यानी कि इकोनॉमिक एक पार्टनरशिप होना श्रीलंका के बीच में और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हम लोग ये काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग अभी के टाइम पर श्रीलंका के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल था, आई होप आप लोग को इसके रिगार्डिंग भी एक क्लैरिटी अच्छी खासी मिल चुकी है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बात करता है यहाँ पर इंडियाज़ लिंगरिंग होमोफोबिया। अब ये क्या है, देखो होमोफोबिया का मतलब क्या है, और ये बेसिकली बात की जा रही है LGBTIQ कम्युनिटी को लेकर। मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या है। देखो जब हम लोग बात करते हैं होमोफोबिया की, तो आपको होमो के नाम से समझ में आएगा और फोबिया के नाम से समझ आएगा। ये दो वर्ड है, इनको तोड़ के पढ़ो। फोबिया मतलब जो लास्ट में जो वर्ड दिया गया है उसका मतलब होता है यानी कि डर, एक फियर, और होमो मतलब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा होमोसेक्सुअलिटी। तो होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट में यहाँ पर कुछ नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कुछ नेगेटिव फीलिंग दिखाना होमोसेक्सुअल लोगों के अगेंस्ट में, यानी होमोसेक्सुअल जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ये लोग हो गए, उनके अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव फीलिंग दिखाना, उसको हम लोग होमोफोबिया के अंदर कंसिडर करते हैं। तो होमोफोबिया अपने आप में आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम बनकर निकला है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइड मंथ जो है वो आता जाता रहता है। अब क्वेश्चन यह है कि प्राइड मंथ क्या है। देखो प्राइड मंथ यहाँ पे हर साल मनाया जाता है, जून के अंदर प्राइड मंथ होता है। हर साल यहाँ पे जून में क्या होता है, जो LGBTIQ कम्युनिटी यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स कम्युनिटी जो आपको देखने को मिलती है, ये जून के महीने को सेलिब्रेट करते हैं प्राइड मंथ, ठीक है। प्राइड मंथ को सेलिब्रेशन करते हैं, इसके पीछे का एक इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब वो इतिहास के बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बोला जाता है कि एक रेड हुई थी स्टोन वॉल इन के अंदर, ग्रीनविच के अंदर 28 जून 1969 में, ठीक है। वहाँ पे LGBTIQ कम्युनिटी के राइट्स के बारे में चर्चा की गई थी, लोगों को अवेयर करने के बारे में चर्चा की गई थी। तब से यहाँ पर हर साल जून में क्या करा जाता है, हर साल जून में जो है ये प्राइड मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है LGBTIQ कम्युनिटी के थ्रू, क्योंकि प्राइड मंथ को सेलिब्रेट करके वो यहाँ पर LGBTIQ कम्युनिटी के राइट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि उनके भी यहाँ पे कुछ राइट्स हैं, ठीक है। LGBTIQ कम्युनिटी आज के टाइम तक क्यों, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों प्राइड मंथ सेलिब्रेट कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि अभी भी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बहुत सारा हैरेसमेंट ये लोग फेस कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर। इंडिया के अंदर भी यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसी वजह से प्राइड मंथ सेलिब्रेट करते हैं ताकि LGBTIQ कम्युनिटी के राइट्स के बारे में अवेयर कर सके कि भाई इनके भी कुछ राइट्स हैं, इनके यहाँ पे हक हैं हमारे, उसको भी यहाँ पर देखना चाहिए। उसको लेकर आप कह सकते हो ये प्राइड मंथ का सेलिब्रेशन होता है, जो कि ऑथर ने मेंशन किया। देन उसके बाद यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं, लेकिन इंडिया की जो साइकेट्रिक सोसाइटी आपको देखने को मिलती है वो यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को एक तरीके से एक अलग प्रकार से देख रही है। यहाँ पर आप कह सकते हो होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया के अंदर एक अलग तरीके से देखा जा रहा है, जिसको लेकर एक केस हुआ तो उसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, जैसे कि एक केस के बारे में यहाँ पे चर्चा की है, वैसे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, कि यहाँ पर दो लोग हैं, अदिला नरसेन वर्सेस एक और है फातिमा नूरा। इनको इनके घर से निकाल दिया गया, कोर्ट में ये लोग पहुँचे तो कोर्ट ने बोला साथ में रहना चाहोगे, तो उन्होंने बोला बिल्कुल साथ में रहेंगे, हाँ रहना चाहेंगे। तो सोसाइटी की साइड से यहाँ पर इनको अलग नज़रिए से देखा गया। तो यानी कि जो ये होमोसेक्सुअलिटी वाले लोग हैं इनको अलग अलग नज़रिए से सोसाइटी के अंदर देखा जा रहा है, ये यहाँ पे बताया गया। इसी को यहाँ पे होमोफोबिया बोला गया है। होमोफोबिया को जो प्रॉपरली डिफाइन किया गया है वो है ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया। तो ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया ने होमोफोबिया के बारे में बताया। इसने ये बोला, मतलब इस इंसाइक्लोपीडिया में होमोफोबिया का मतलब यह है कि होमोसेक्सुअल्स लोगों के अगेंस्ट में भेदभाव करना, ये यहाँ पर एग्जैक्टली उनके अगेंस्ट में यहाँ पर आप कह सकते हो एक डर जगाना, उनके अगेंस्ट में एक डर रहना, ये यहाँ पर बोला गया।
होमोफोबिया जो वर्ड है ये कॉइन किया गया था, सबसे पहली बार लाया गया था जॉर्ज वेनबर्ग के थ्रू। ये भी इस आर्टिकल के अंदर आपको दिख रहा होगा। बाद में ये जो मैंने आपको बताया होमो को आगे जो फोबिया डला है ना, फोबिया वर्ड जनरली यहाँ पर बात करता है फियर के बारे में, डर के बारे में, और होमो मतलब होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि होमोसेक्सुअलिटी को लेकर एक तरीके से यहाँ पर इनको डराया जा रहा है, प्लस यहाँ पर जो होमोफोबिया है वो यहाँ पर चल रहा है, लोग इनको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ आज के टाइम पर सोसाइटी में हो रही है। और जो होमोफोबिया है बेसिकली ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के अगेंस्ट में, क्योंकि संविधान फ्रैटर्निटी और डिग्निटी के बारे में चर्चा करता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फ्रैटर्निटी यानी कि आप कह सकते हो जो हमारी बिरादरी या भाईचारा है बेसिकली, उसके बारे में चर्चा की जा रही है, ब्रदरहुड के बारे में चर्चा की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भी यहाँ पर किसी के बारे में बात की है, फ्रैटर्निटी के बारे में बात की है, ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि देखो आज के टाइम पर जो भी साइकोलॉजिकल मतलब आप कह सकते हो कि इनको अलग तरीके से जो देखा जा रहा है LGBTQ कम्युनिटी को, ये कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान के अंदर फ्रैटर्निटी वर्ड है इसका वोलेशन हो रहा है। क्योंकि हम लोग बात करते हैं भाईचारे के साथ में रहने की, लेकिन यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है ये आज के टाइम पर ये क्रिएट हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको फ्रैटर्निटी के बारे में बताया ही, मैंने आपको बताया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने यहाँ पर मेंशन किया है फ्रैटर्निटी के बारे में। उन्हें मेंशन किया, देखो फ्रैटर्निटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक फ्रैटर्निटी जो है बेसिकली हमारे भाईचारे का या फिर ह्यूमैनिटी का, मानवता का एक दूसरा नाम देखने को मिलता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर LGBTIQ कम्युनिटी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती है। तो सोसाइटी को जो LGBTIQ कम्युनिटी है इनके पास भी यहाँ पर जो ये राइट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। उनको उनके जो राइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनको कंसीडर कर यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर हो रही हैं वो यहाँ पर मतलब उनको फेस नहीं करवाने देनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो सोसाइटी को जो इनके LGBTI कम्युनिटी के पास में जो राइट्स हैं वो यहाँ पर उनको प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए। किस चीज़ को लेकर, फ्रैटर्निटी को लेकर, वो यहाँ पर बताया गया। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग में क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये LGBTIQ कम्युनिटी वैसे प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर रही है, तो बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर ये लोग फेस कर रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी भेदभाव हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है इनके साथ में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन वगैरह हो रहा है। हेल्थ इश्यूज़ यानी कि देखो मान लो यहाँ पर इनकी कोई हेल्थ वगैरह भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्थ सिस्टम के अंदर इनको प्रॉपर केयर वगैरह भी नहीं मिल पा रही है, तो प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल रही जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब इतना इंसान अकेले रहेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर अकेले रह रहकर वो ड्रग एडिक्शन के अंदर आ जाता है, ड्रग एब्यूज़ के अंदर आ जाता है। ये भी यहाँ पर बातें बताई गई हैं। ठीक है, ड्रग एडिक्शन के अंदर आ गया। अब दुनिया भर के अंदर LGBTIQ कम्युनिटी को लेकर सिनेरियो देखें तो कुछ कंट्रीज है जो कि इनको लेकर काम कर रही है। जैसे आयरलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। USA की सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। नेपाल तक ने यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया है। तो इस प्रकार से कुछ कंट्रीज़ के थ्रू स्टेप्स उठाए गए, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद एक एडिटोरियल आपको ये भी देखने को मिलता है। ये आर्टिकल लिखा गया है बेसिकली यहाँ पर जो भी हमारे पुलापरे बालाकृष्ण जी हैं इनके थ्रू। इस आर्टिकल में कुछ भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा अभी बाद में बताऊंगा, पहले उससे हम लोग और भी आर्टिकल कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आज की एडिटोरियल की वोकेबलरीज़ क्या क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वोकेबलरी के अंदर सबसे पहले आती है राइवलरी। राइवलरी के मतलब यहाँ पर किसी के साथ में होड़ करना। स्ट्रोव मतलब यहाँ पर प्रयास करना, एफर्ट्स लगाना। फिर आता है दूसरा एविक्शन। एविक्शन मतलब यहाँ पर क्या है, निष्कासन या बेदखल कर देना। उसके बाद आता है एक वर्ड, नेक्स्ट वो क्या बात है, स्टाउटली। स्टाउटली मतलब यहाँ पर मजबूती के साथ, दृढ़तापूर्वक। उसके बाद लास्ट आता है डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब यहाँ पर कम करना है। हम लोग बात करते हैं ना ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, पानी डिप्लीट हो रहा है यानी कम हो रहा है। तो ये आपको 5 वोकैब देखने को मिलेंगे आज के जो एडिटोरियल से निकाले गए हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग अब पहले तो एक आर्टिकल कवर करेंगे ना। यहाँ पर आपको ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, अग्निपथ स्कीम के बारे में चर्चा करता है। तो सरकार ने यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट किया। अग्निपथ स्कीम क्या है, अब हम लोग ये जो न्यूज़पेपर है ये हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर पर है, ध्यान रखना। अग्निपथ स्कीम के बारे में जब चर्चा की गई है तो यहाँ पर आप कह सकते हो डिफेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली इसका अनाउंसमेंट किया है कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ यूथ को आप कह सकते हो कि 4 साल के लिए यहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हमारे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही आता है। अब अग्निपथ स्कीम जो है बेसिकली यहाँ पर ये जल्दी इंप्लीमेंट होने वाली है। जल्दी जल्दी यहाँ पर सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा 4 साल के लिए, ध्यान रखना इसके बारे में। इसके अलावा जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जैसा चलता रहता है वो वैसे ही चलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी
ये जो स्कीम है ये बेसिकली यहाँ पर यूथ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने वाली है। अब जो भी लोग यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई करेगा और जो भी यहाँ पर इसके अंदर एक तरीके जिनको भी जॉब मिलेगी वो यहाँ पर अग्निवीर कहलाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर आप कह सकते हो 4 साल की सर्विस जब पूरी कर लेंगे, 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद में आप कह सकते हो इनको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो देखो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये 90 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। लगभग 46,000 के आसपास वैकेंसीज़ है, मैन और वीमेन दोनों के लिए आपको ये देखने को मिलेगा। और इसके लिए एनरोलमेंट जो है बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम से होने वाला है। आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट की बात करें तो जो रिक्रूटमेंट होगा बेसिकली ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर होगा, यानी कोई भी कास्ट रिजीम बेसिस पर नहीं होने वाला है। ये बेसिकली यहाँ पर ऑल इंडिया ऑल क्लास होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, तो 17.5 से लेकर, यानी जो व्यक्ति 17.5 साल का है, 17.5 से लेकर 21 साल के बीच का कोई व्यक्ति है और मेडिकल फिजिकल फिटनेस है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो अप्लाई कर सकता है। प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले यहाँ पर आप कह सकते हो जैसा हो रहा था, जैसे पहले यहाँ पर भर्ती हो रही थी हमारी सेना के अंदर में, वैसे ही बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी 1% बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है, प्रॉब्लम कह रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पर अगली चीज़ बताई ये है गई है कि ये जो यूथ हैं, जो 46,000 यूथ को अप्लाई किया जाएगा, ये बेसिकली यहाँ पर 4 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इनको जो सैलरी वगैरह मिलनी है वो कितनी मिलनी है, तो पहले साल में तो इनको 4.76 लाख के आसपास पैकेज मिलेगा एनुअली, और चौथे साल में ये 7 लाख के आसपास का पैकेज हो जाएगा, 6.92 लाख के आसपास। ठीक है, बीच में क्या होगा, इनके जो सैलरीज है, वैसे देखो ये कुछ सैलरीज मिलने वाली है, लेकिन जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो थोड़ी सी कट डाउन करके मिलेगी। क्यों? क्योंकि 30% का जो पैसा है वो यहाँ पर काट कर आप कह सकते हो कि इसको एक सेवा निधि पैकेज के अंदर रखा जाएगा, तो इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगी। वैसे जो इन हैंड सैलरी 30,000 के आसपास मिलनी चाहिए, तो उसको जब हाथ में जब सैलरी दी जाएगी तो वो यहाँ पर 21,000 मिलेगी। कुछ पैसा काट के रखा जाएगा एक फ़ंड में, वो पैसा आपको तब मिलेगा जब आप लोग अपनी 4 साल की सर्विस पूरी कर लोगे। जब 4 साल की सर्विस पूरी कर लोगे तो वो पैसा इकट्ठा होकर 11.71 लाख हो जाएगा, जिसमें सरकार भी अपनी तरफ से इंक्लूड करेगी और आपका जो सैलरी उसमें से कट डाउन करके रखा भी जाएगा। तो वो 11.7 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बातें बताई गई हैं। अब उसको बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसके अंदर एक और चीज़ भी है। देखो मान लो कोई अग्निवीर है, उसको लाइफ इंश्योरेंस भी दिया गया है 48 लाख रुपीज़ का, वो लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो अगर यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ पर ये इंश्योरेंस का भी अमाउंट मिलने वाला है। अब दिक्कत क्या है, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हो रहा है? अभी हमने पढ़ा कि काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों का कहना यह है कि देखो ये जो अग्निवीर स्कीम है इसके अंदर प्रॉपरली जो फोकस है वो काफ़ी कम चीज़ों के ऊपर है। जैसे यहाँ पर आप 4 साल के लिए सर्विस दे रहे हो, उसको बढ़ाओ। यहाँ पे लोगों की मांग यह है कि 4 साल की जो सर्विस है उसको बढ़ाई जाए। दूसरी मांग यहाँ पर लोगों की क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो एज रखी है 17.5 से 21 साल की, इसको बढ़ा के 25 साल तक की करो। ये यहाँ पर लोगों ने दूसरी मांग रखी है। तीसरी मांग रखी है कि भाई यहाँ पे अगर मान लो जो सर्विस है या आप 4 साल की भी दे रहे हो, जो लास्ट में आप लोग पैसा दे रहे हो, अगर 4 साल की सर्विस दे रहे हो, लास्ट में जो 11 लाख रुपये दिया जा रहा है उसको यहाँ पे हटाकर 35 लाख रुपये दिए जाएँ। तो ये कुछ यहाँ पे बदलाव करने के बारे में चर्चा की जा रही है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर फोकस ये है इस सर्विस का, मतलब जो ये अग्निपथ स्कीम लेकर आई गई, इसका फोकस ये है कि देखो आज के टाइम पर जो हमारी आर्मी है उसमें एवरेज एज 32 साल की, यानी कि 32 साल के लोग काफ़ी सारे हैं, एक्सपीरियंस लोग काफ़ी सारे हैं। तो उसको बैलेंस किया जा रहा है कि यहाँ पर जवान लोगों को, यूथ लोगों को भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा, तो उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस अग्निपथ का यहाँ पे आपको रोल देखने को मिलेगा। बाकी देखो अग्निपथ स्कीम अलग से इम्प्लीमेंट हो रही है और इसके अलावा जैसा रिक्रूटमेंट चलता था वैसा रिक्रूटमेंट चलता रहेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। जैसे रिक्रूटमेंट हो रहा था वो होता रहेगा अलग से, या अग्निपथ अलग से आपको एक प्रोसेस देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये मांग की जा रही है, इसके बेसिस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पर अपने बारे में बता सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पर बदलाव होने चाहिए। तो अग्निपथ के बारे में आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, काफ़ी चर्चा आने वाले टाइम पर भी होगी, तो इसके बारे में क्लैरिटी रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अभी जो अगला आर्टिकल है ये हमारा कल रह गया था, आपको पता होगा, और आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर वापस इस आर्टिकल को कवर किया गया है गूगल चैटबॉट के बारे में। ये आज के न्यूज़पेपर में भी है, कल मैंने आपको बता दिया था। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल में क्या दिखा रखा है, देखो इंटरनेट में यहाँ पर एक और बवाल मचेगा, इंटरनेट के अंदर एक और मतलब चेंज होने जाएगा जल्द ही। अभी तो देखो ये हो रहा है कि हम लोग गूगल चैटबॉट के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था, आपको याद होगा। यानी कि गूगल ने इस प्रकार से चीज़ों को डेवलप कर लिया है। चैटबॉट क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपसे बातचीत कर सके, जैसे कि एलेक्सा हो गया, एप्पल के अंदर सीरी आती है, जहाँ पे आप लोग बोलकर वो वहाँ से उधर से रिप्लाई देता है। लेकिन अब यहाँ पे गूगल ने एक लैम्डा नाम का यहाँ पर चीज़ डेवलप कर लिया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, जिसके अंदर सेंटीमेंट, जिसके अंदर इमोशंस देखने को मिलेंगे।
जैसे यहाँ पर थंबनेल लगा हुआ है ना, टर्मिनेटर जैसी चीज़ें, रोबोट जैसी चीज़ें हो जाएंगी, यानी कुछ प्रॉब्लम भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। वो यहाँ पर मैंने आपको उसके बारे में बता रखा था, उसके बेसिस पर थंबनेल मिला नहीं तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। बाकी अभी वो तो हमने कल डिस्कस कर लिया चैटबॉट के बारे में, आप लोग प्लीज़ एक बार जाकर देख लो। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वेब 5.0 के बारे में। वेब 5.0 भी काफ़ी चर्चा में है। तो वेब 5.0 क्या है, तो इसके बारे में जैक डॉर्जी साहब ने यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग वेब 5.0 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर। तो जैक डॉर्जी कौन है, तो ये ट्विटर के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं जैक डॉर्जी। इन्होंने यहाँ पर बताया कि हम लोग वेब 5.0 के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी क्या होता है, अभी वेब 1.0, 2.0, 3.0 आया, अब 4.0 को छोड़कर डायरेक्टली 5.0 पर वर्क किया जा रहा है। ये है क्या, हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। इस पिक्चर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेब 1.0 बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इंटरनेट के मामले में बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हो, डेटा जनरेट हो रहा है, कुछ सर्च कर रहे हो, डेटा जनरेट हो रहा है, आपने कहीं पर अपनी आईडी बनाई, डेटा जनरेट हो रहा है। वो सारा डेटा कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। वेब 1.0 में क्या हुआ करता था, यहाँ पर आप मान लो कोई कंटेंट है, तो उस कंटेंट को ओन किया जाता था क्रिएटर के थ्रू। मान लो कोई वेबसाइट है ना, किसी ने वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट पर बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, तो वेबसाइट वो किसी के थ्रू ओन की जा रही है। कोई व्यक्ति है उसकी वेबसाइट के पीछे जो कि उसको चला रहा है, और आप उस पर कुछ सर्च करो तो डेटा जनरेट हो रहा है। आपने यहाँ पर अपनी कुछ डिटेलिंग भरी है तो आपका डेटा जनरेट हो रहा है, वो सारा डेटा उस व्यक्ति के पास में जा रहा है ना। तो वेब 1.0 में क्या हो रहा था कि आप लोग सिर्फ क्या कर पा रहे थे कि आप लोग मतलब एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एक दूसरे को देख पा रहे थे। वेबसाइट्स क्रिएट कर दी गई, डिस्प्ले हो रही है इन्फॉर्मेशन, आप वहाँ पे चीज़ें पढ़ पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन धीरे से वेब 2.0 आया। वेब 2.0 के अंदर क्या किया गया कि यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो एक तरीके से सेशंस है उसको इंटरेक्टिव बना दिया गया। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। पहले वाली चीज़ में कम्युनिकेट नहीं था, आप यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले थी आपके सामने और आप सिर्फ सर्च कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे डेटा जनरेट हो रहा था। लेकिन दूसरे वाले के अंदर क्या हुआ, आप कम्युनिकेट कर पाओगे। वेब 2.0 के अंदर क्या कर दिया गया, यहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम आ गया। तो एक दूसरे के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हो, इंटरैक्टिव यहाँ पर सेशन कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें डेवलप हो गई, एक इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर वेब 3.0, अब ये वेब 3.0 प्रॉपरली इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि भाई कंटेंट के ऊपर किसी की ओनरशिप नहीं रहेगी। मान लो एक वेबसाइट है, आपका कुछ भी डेटा जनरेट हो रहा है तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में चर्चा हो रही है कि कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ऊपर वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है, कोई ना कोई डेटा को कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया कि अब वेब 3.0 के अंदर कोई भी डेटा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन जैक डॉर्जी साहब ये बोलते हैं कि हम लोग वेब 5.0 के ऊपर काम कर रहे हैं। किस लिए, इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वेब 3.0 के अंदर भी डेटा के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। डेटा के ऊपर कंट्रोल कर रहा है कोई, बीच में भी यहाँ पर कुछ बड़े लोग आ जाते हैं जो कि डेटा को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन वेब 5.0 एक ऐसा प्योरली रहने वाला है जहाँ पर कुछ भी डेटा के ऊपर कोई भी कंट्रोल किसी का नहीं रहेगा। आप लोग यहाँ पर अपना डेटा जनरेट करोगे, ठीक है, आपकी जो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो कहीं नहीं जाएगी। एग्जैक्टली ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो वेब 5.0 एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो ये 2.0 प्लस 3.0 का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों की खुद की आइडेंटिटी रहेगी इंटरनेट के ऊपर, आप अपने डेटा को खुद कंट्रोल कर पाओगे, कोई दूसरा यहाँ पर आपका डेटा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक डिजिटल वॉलेट रहेगा, उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा। मतलब उसको कोई अनलॉक नहीं कर सकता, वो आप ही अनलॉक कर सकते हो। तो आपका डेटा बेसिकली इधर से उधर नहीं जा सकता। वेब 5.0 के अंदर ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ना कोई सरकार होगी, क्योंकि अभी क्या है, सरकार कंट्रोल करती है डेटा को, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी कंपनीज, बिग टेक कंपनीज यहाँ पे डेटा को कंट्रोल करती हैं। आप कहीं पर कोई ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें सारा डेटा भर देते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कर सकते हो। जो जितना भी डेटा होगा वो वेब 5.0 के अंदर आप लोग खुद अपने ऊपर एक तरीके से उस डेटा को कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो वेब 5.0 के ऊपर काम किया जा रहा है, वो यहाँ पे बताया गया। अब यूपीएससी ने साल 2022 में इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि वेब 3.0 के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट है, बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, वेब 3.0 जो टेक्नोलॉजी है ये लोगों को इनेबल करती है कि वो अपना डेटा कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हम वेब 3.0 के अंदर भी डेटा कंट्रोल को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन बीच में यहाँ पर कुछ कंट्रोलिंग के ऊपर दिक्कत आ सकती है, ऐसा यहाँ पर जैक डॉर्जी बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर वेब 3.0 ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क है, यहाँ पर ये भी आप कर सकते हो, करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर तीसरा आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, वेब 3.0 ऑपरेट किया जाता है एक मतलब ऑपरेट किया जाता है यूज़र्स के थ्रू रादर देन अ कॉपरेशन। यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी उसको ऑपरेट नहीं कर रही है, जो यूज़र्स हैं वही यहाँ पर इसको ऑपरेट कर रहे हैं,
ठीक है। तो मतलब वेब 3.0 को ही अपडेट करके वेब 5.0 के अंदर तब्दील किया जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिल जाएंगे। तो वेब 3.0 भी डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि आप अपने डेटा को खुद मैनेज कर पाओगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आपका जो डेटा है उस पर लॉक रहेगा, आप ही यहाँ पर एक तरीके से उसको अनलॉक कर पाओगे। आपका बिल्कुल कंट्रोल रहेगा अपने डेटा और कॉन्टेंट के ऊपर, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति उस डेटा का यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल चुकी है। अब इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब जो है एक लास्ट आर्टिकल जो हमारा एडिटोरियल रह गया था वो वाला, देखो यार उसमें कुछ भी नहीं है। कंजम्पशन सर्वे के बारे में चर्चा की जा रही है। एग्जैक्टली मैं आपको टू द पॉइंट बात बताऊं तो क्या है ना कि कुछ डेटा जो है सरकार ने लंबे समय से उस डेटा को रिलीज़ नहीं किया है, उस डेटा को रिलीज़ करने की आवश्यकता है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो उसके पॉइंट्स यहाँ पे आपके साथ में मैं कल डिस्कस कर लूँगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी हमने इंडियन एक्सप्रेस के प्लस यहाँ के साथ द हिंदू के भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और एडिटोरियल्स हैं वो सब डिस्कस कर लिए हैं ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।